गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री में जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी चर्चा कर रहे थे। हम लोग पिछले क्लास में भी कुछ दिनों से हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चीज़ को हम लोग बहुत ही रोचक तरीके से एक एक चीज़ों पर बात कर रहे हैं जिससे कि कोई भी घटना छूटने ना पाए। तो इस तरीके से आपने यूरोप में देखा कि यूरोप में किस तरीके से उदारवादी लोकतांत्रिक उदारवादियों ने और वहाँ के राष्ट्र राज्य के समर्थक लोगों ने जर्मनी, इटली, ब्रिटेन वगैरह को किस तरीके से राष्ट्र राज्य बनाने का काम किया। राष्ट्र राज्य जो होता है वह संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित होता है। एक बात को आपको याद करना होगा कि राष्ट्र राज्य क्या है। तो राष्ट्र राज्य में आप महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित होता है। राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र राज्य की भावना एक एकीकरण की भावना है। मतलब बिखरे हुए क्षेत्र को एक साथ जोड़ करके एक राष्ट्र की पहचान लोगों के साथ कराई जाती है। और यहाँ पर केवल पुरुषों ने ही नहीं, महिलाओं ने भी बहुत बड़े स्तर पर काम किया और महिलाओं ने भी राष्ट्र राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया। आपने देखा कि किस तरीके से ऑटोमन बिस्मार्क, जूसेप्पे मेज़नी, और इसी तरह से अनेक विद्वानों ने, काबुर जैसे विद्वानों ने, जूसेप्पे गैरिबाल्डी जो था, इन लोगों ने बड़े स्तर पर एकीकरण करने में अपनी योगदान दिए और पूरे विश्व को यह दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से राष्ट्र राज्य देश के विकास में योगदान कर सकता है, एक राष्ट्र की कल्पना लेकर के आगे बढ़ सकता है, एकता स्थापित कर सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रिटेन की अजीब दास्तान क्या थी, ब्रिटेन में कैसे एकीकरण होता है। तो कुछ विद्वानों का कहना था कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुआ, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। ऐसा हम नहीं कह सकते। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। मतलब हमेशा कहते हैं कि ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य की कल्पना का निर्माण हुआ वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का ही हिस्सा था। 18वीं सेंचुरी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी तो अनेक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ एक क्षेत्र था जहाँ पर डिफरेंट इथनिक कंपोजिशन वाले लोग रहा करते थे। जैसे वहाँ पर अंग्रेज भी थे, वहाँ पर वेल्स भी थे, वहाँ पर स्कॉटलैंडियन भी थे और आयरिश भी थे। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत और अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूहों के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था जिसके केंद्र में इंग्लैंड था।
इस तरीके से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। मतलब मैं यूं कहूं कि स्कॉटलैंड पर ब्रिटेन का ही अधिकार था, इंग्लैंड का ही अधिकार था। लेकिन ब्रिटेन की संसद में अंग्रेजों का दबदबा था, आंग्ल लोगों का दबदबा था, आयरिश का दबदबा वहाँ पर नहीं था। स्कॉटलैंड लोगों का, स्कॉटलैंड क्षेत्र के लोगों का स्वामित्व नहीं था, उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिला हुआ था। और एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाने का प्रयास किया गया। मतलब जो आंग्ल समुदाय के लोग थे वहाँ पर, वे अपना प्रभुत्व ब्रिटेन में जमाने का प्रयास करने लगे और ब्रिटेन में अपना दबदबा कायम करने लगे, क्योंकि उनके पास उनकी संपदा भी थी, उनकी स्थिति समाज में अच्छी थी। जबकि स्कॉटलैंड हो, आयरिश हो, ये सब क्षेत्रों के स्थितियाँ उतनी सही नहीं थी। और इस तरीके से वहाँ पर स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गोलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। मतलब अंग्रेज अपनी हर चीज़ों को थोपना चाहते थे। बहुत सारे लोग तो अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए थे वहाँ पर। आयरलैंड का भी कुछ हिस्सों का ऐसा ही हश्र हुआ। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ था। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फटोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था, बलपूर्वक। और एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। मतलब यूं कहें कि जो आयरलैंड था और आयरलैंड के अलावा जो वेल्स के लोग थे, स्कॉटलैंड के लोग थे और आयरलैंड के जो लोग थे, इन लोगों पर दबाव बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और इन लोगों की जो राष्ट्रीय ध्वज था, जो पोशाक था, इन सब चीज़ों को हताहत किया गया। इनकी जो भाषाएं थीं, इन सब चीज़ों को हताहत कर दिया गया, दबा दिया गया। और अंग्रेज़ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने गीत, अपने गान को आगे बढ़ाने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़े। और इस तरीके से ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। अब हम देखेंगे कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा देना, कैसे एक राष्ट्र को चेहरा दिया जाता है, हम इस बात को देखेंगे। तो 18वीं और 19वीं सदी में जो कलाकार थे, उन लोगों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। और उन्होंने कुछ यूँ चित्रित किया कि उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया था। और भारत में भी हमारे यहाँ भारत माता अर्थात नारी के रूप में अपने देश को खड़ा किया गया, पहचान दिया गया। हमारे देश की पहचान भारत माता से है। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, वह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गया। और पूरे विश्व में, विश्व के कई देशों में यदि राष्ट्र के रूप में किसी को चित्रित किया गया तो नारी को चित्रित किया गया।
आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी जो फ्रेडरिक सरियू ने जो फिगर बनाया था, जो एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, उस श्रृंखला में आपने देखा होगा उस श्रृंखला में भी कौन है, तो एक महिला ही मशाल लिए हुए है, क्रांति की लौ जगाए हुए है और एक हाथ में लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रही है। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए हाथ में है, मतलब उसके सामने सारे लोग बराबर हैं। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियम दिया गया था, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। यही नहीं, लाल टोपी हो, चाहे तिरंगा हो, चाहे कलगी मरियम की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता को राष्ट्र एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। और वे मरियम की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। इसी तरह जर्मेनिया हो, जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया। जिस तरीके से मरियम फ्रांस में लोकप्रिय हुई, उसी तरह से जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई थी। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर बलूत वृक्ष के पत्ते मुकुट के रूप में पहनी है, जो एक बलूत वृक्ष वीरता का प्रतीक माना जाता है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर महिलाओं के राष्ट्र को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाया गया। आप देख रहे हैं कि जर्मनिया गार्डियन द राइन नदी पर पहरा देती जर्मनिया के फोटो को दिखाया गया है, जो एक इसीलिए इस तरीके फिगर को दिया गया। और ये चित्र महिला का है, नारी का है। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद जो था, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद की बातें अगर की जाएं तो 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था और इस समय राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ देशों को अधीन करने के लिए कोशिश करने लगे और 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था, क्योंकि यह क्षेत्र जातीय विभिन्नता वाला था। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो, ये सभी देश मिलकर के बाल्कन क्षेत्र कहे जाते थे, जहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं और बोलियां और संस्कृति थी। जब इस क्षेत्रों पर लोग अलग अलग ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। सबसे पहले यह बाल्कन क्षेत्र बहुत विशाल था, ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था यहाँ पर, लेकिन बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। जब ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होता है तो इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए देश के यूरोप के विभिन्न राष्ट्र आगे बढ़ते हैं और हर लोग इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी कब्जा को लेकर के आपस में प्रतिद्वंदिता और लड़ाई प्रारंभ हो जाता है, जो विश्व युद्ध का कारण बनता है। इस तरीके से उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन पर अधिकार कर लिया था। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया और बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और इसका फायदा अन्य यूरोपीय देशों ने फायदा उठाया।
इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, औपनिवेशिक और नौसैनिक सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। इस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी और प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आईं और रूस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अपना अधिकार करना चाहती थी, पकड़ को मजबूत करना चाहती थी, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती थी और इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए। अंततः प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी यही बना था साथियों। तो आप जिस तरीके से देखें कि जो राष्ट्रवाद की जो छवि थी वह शुरू में राष्ट्र राज्य की कल्पना तो बढ़ी लोगों में, लेकिन राष्ट्र राज्य का जो सिद्धांत था वह सिद्धांत बाद में धूमिल हो जाता है और लोग आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगते हैं। लोगों में एक दूसरे की नीचा दिखाने की प्रतिशोध हो जाता है। लोग अपना जेब भरना चाहते हैं और इसी जेब भरने में साम्राज्यवाद की नीति, उपनिवेशवाद की नीति आगे बढ़ती है। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, जिसके चलते 19वीं सदी में कई युद्ध हुए वहाँ पर और साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे लोग। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए थे अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना के लिए प्रेरित थे और राष्ट्र साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया भी उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया था। हर देश की अपनी राष्ट्रवाद थी, मगर यह विचार को समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए। अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया कि राष्ट्र राज्य गठित किया जाना चाहिए, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया जाना चाहिए साथियों। तो इस तरीके से यह चैप्टर जो आपका था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यह समाप्त होता है। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप लोग याद करेंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्र राज्य को एकीकरण करने में योगदान दिए, उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे जिस्सेप्पे मेज़नी के ऊपर, काउंट कैमिलो दे काबूर के ऊपर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के ऊपर, फ्रैंकफर्ट संसद के ऊपर और राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका, इन सब के क्वेश्चन आंसर को आप लोग लिख करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग भेजेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? मरियन और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था, अभी आप लोगों को मैंने बताया इसी वीडियो में। तो आप लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रवाद का प्रतीक थे, तो इसको डिस्क्राइब करके आपको लिखना है। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए कि जर्मन का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मन के एकीकरण में किन किन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अपने शासन, पांचवा प्रश्न है, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे? तो आपको पता ही है कि नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा बदलाव करने का काम किए थे साथियों। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं साथियों। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यह फ्रांस की स्थिति से प्रारंभ होते हुए यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी, कैसे वह इटली का एकीकरण हुआ, कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, कैसे फ्रांस का एकीकरण हुआ, कैसे ब्रिटेन का एकीकरण हुआ और एकीकरण के बाद जो राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई उसमें किन किन विचारकों ने, किन किन संघर्षकारियों ने, क्रांतिकारियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और राष्ट्र राज्य के बाद यह राष्ट्र राज्य का अंतिम परिणति क्या हुआ, लोग कैसे अपने सिद्धांतों से हटे और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति को लेकर आगे बढ़े। इस चीज़ पर आप संक्षेप में ध्यान दीजिएगा और इस बात को याद करके आप लोग क्वेश्चन आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगले क्लास में हम लोग सेकेंड क्लास को प्रारंभ करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आगे बढ़ा और कैसे भारत को आज़ाद कराया गया था। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।